आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके अंदर में शेड्यूल्ड कास्ट का सब कैटेगराइजेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में सब का शेड्यूल्ड कास्टेस जो भी आंध्र प्रदेश में रहती हैं उनको वो अलग अलग ग्रुप में सब डिवाइड करेंगे। तो अब ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेस को लेके क्या इशू है, इनको क्यों सब कैटेगराइज किया जा रहा है और किस तरीके से सब कैटेगराइज किया जाएगा, यही सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। और इसी पे मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन बनाते हैं कि ये मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, जिसका हम एक मॉडल आंसर यहाँ पे लिखेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको जस्ट अपडेट करना चाहूंगा कि हमारा यूपीएससी का फुल फाउंडेशन कोर्स जो है ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स वहां पे मिलेंगे। तो अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं या मुझसे कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो कोर्स रहेंगे, जिन दोनों कोर्सेज के यहाँ पे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखा शो हो रहे हैं। ये कोर्सेज को आप कंपेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन कोर्स विल बी मच मोर बेटर फॉर यू, एंड देन यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली। तो बात करते हैं ये रिजर्वेशन सब कोटा की। तो आंध्र प्रदेश का जो कैबिनेट है उसने रिसेंटली एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस प्रपोजल पास किया है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाला था, जिसके अंदर में ये स्टेट में जितने भी शेड्यूल्ड कास्टेज हैं उनको सब कैटेगराइज करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अब रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन बनाएगी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को ओवरऑल रिजर्वेशन तो रहेगा, बट उनके अंदर में भी जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके और उनको अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये ऑर्डिनेंस चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी लेड इंडिया गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने एक कमीशन बनाया था नवंबर 15 2024 को सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल्ड कास्ट के सब कैटेगराइजेशन को स्टडी करने के लिए। ये कमीशन जो है एक सिंगल पर्सन के अंदर में बनाया गया था, जिनका नाम था राजीव रंजन मिश्रा, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। और इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इन्होंने एक सबमिट करी थी मार्च 10 को इस 2025 को। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली इसको अडॉप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन का पर्पस क्या है? बहुत टाइम से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड कास्टेस के जो लीडर्स हैं उनका ये मानना था कि रिजर्वेशन जो है ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, अलग अलग सब कास्टेस जो हैं उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और उनकी बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया जाना चाहिए, रेदर देन एक ओवरऑल रिजर्वेशन जो पूरी पूरी शेड्यूल्ड कास्ट को दिया जाता है। तो यहाँ पे एक समिति है, एक कम्युनिटी है मडीगा शेड्यूल्ड कास्ट। आंध्र प्रदेश में एक अलग से एक शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है, मडीगा सब कास्ट। उनकी एक ग्रुपिंग है मडीगा रिजर्वेशन पुराता समिति, एमआरपीएस। इसके चीफ मंद कृष्णा मदिगा जो है ये बहुत टाइम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन के लिए फाइट कर रहे थे, जिसके अंदर में ये एजुकेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, लोकल इलेक्टेड बॉडीज, इन सब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकवर्डनेस, सोशल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ईच सब कास्ट। इनका ये मानना था कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में जो अलग अलग सब कास्टेज हैं उन सारी सब कास्टेज का बैकवर्डनेस का स्टेटस, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल कंडीशन, तीनों ही चीजें अलग अलग है। और एससी का जो सबकास्ट है, मतलब मडीगा जो सबकास्ट है, ये भी अलग अलग सब कास्टेज में डिवाइडेड है, जिनका ये मानना था कि जो दूसरी मेन एससी सब कास्टेज हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो माला कम्युनिटी है, ये रिजर्वेशन के, स्टेट में रिजर्वेशन के लगभग सारे बेनिफिट जो है वो कॉर्नर कर लेती है, अपने हिस्से में ले लेती है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे फाइनेंशियल और सोशल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं देन द अदर, कंपेयर टू अदर बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्टेज इन आंध्र प्रदेश। तो इस कम्युनिटी की इसी रिक्वेस्ट को देखते हुए और मानते हुए राजीव रंजन मिश्रा कमीशन बनाया गया था कि मडीगा बेसिकली ये जो सोसाइटी है, समिति, इनकी बात कितनी सही है, क्या एक बेनिफिट, क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट एक पूरी पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जा रहा है या फिर सबको बराबरी से मिल रहा है कि नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये राजीव रंजन मिश्रा कमीशन ने भी ये बात बताई कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं, ऐसी कम्युनिटीज आंध्र में, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट बराबरी से नहीं मिल रहा है। कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और कुछ कम्युनिटीज को कम बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज सम कम्युनिटीज आर फॉरवर्ड देन अदर कम्युनिटीज। तो इसी बेसिस पे उन्होंने जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं आंध्रा में, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आती है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी, जिनको रेली सब ग्रुप भी बोला जाता है, जिसके अंदर में 12 सब कास्टेज आती हैं, जिनके नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे।
ग्रुप 2 सबकास्ट में 18 कास्टेज आती हैं मडीगा सब ग्रुप की, जिनको बैकवर्ड, जो बैकवर्ड है मतलब ये मोस्ट बैकवर्ड से थोड़ा सा आगे है। ग्रुप 2 वाली कम्युनिटीज थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में है, तो उसके अंदर में यहाँ पे ये 18 सब कास्टेज आती हैं। और तीसरा आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 के अंदर में 29 सब कास्टेज आती हैं माला ग्रुप की, जो कंपैरेटिवली लेस बैकवर्ड है, मतलब अमंग शेड्यूल्ड कास्टेज these are very very forward, and then the rest of group 1 and group 2 communities। अब इनके बीच में कोटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे ग्रुप 1 जो है, जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, रिलीज सब ग्रुप, टोटल सीट्स का 1% रिजर्वेशन इनको अलग से दे दिया गया है। ग्रुप 2 कम्युनिटीज जो है, दैट इज बैकवर्ड कमिटीज और मडीगा सब ग्रुप, इनको 6.5% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और ग्रुप 3 जो है, जो रिलेटिवली लेस बैकवर्ड है, माला सब ग्रुप, इनको 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए 100 पोजीशन निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब, तो 8 जो है ये माला कम्युनिटी को जाएंगी, अब 6 जो है ये मडिका को जाएंगी, और एक जो है ये रिली कम्युनिटी को जाएगी। सिमिलरली 200 जॉब्स अगर हैं तो उसका 15 जो है ये मालास को जाएगा, 13 मडिगास के लिए रिजर्व रहेगा, और 2 जो है ये रिलीज के लिए रिजर्व रहेगा। इस सब कैटेगराइजेशन से अचीवमेंट क्या होगा, इसका मेन एम है कि ये जितनी भी वेरियस सबकास्टेज स्टेट में रहती हैं, उनका इंटीग्रेटेड और इक्विटेबल प्रोग्रेस करने में हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऐसा ना हो कि एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी बाकी कम्युनिटीज से थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हो। यही इस सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का मेन पर्पस है। So this was the issue of subcategorization in Andhra Pradesh। इसी पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, critically examine the significance of subcategorization among scheduled castes with reference to recent Andhra Pradesh ordinance। हमको ये जो रिसेंटली सब कैटेगराइजेशन किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब थोड़ा नेगेटिव लाइट में एसेस करना है कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं मोर देन पॉजिटिव। और इन योर ओपिनियन कैन सच पॉलिसी प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करती है? तो इस पे हमको एक आंसर लिखना है। इसका आंसर कैसे बनता है, इंट्रो पार्ट में हम पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि यहाँ पे ये सब कैटेगराइजेशन का इशू क्या है। जैसे शेड्यूल्ड कास्टेस जो हैं, इनको इंट्रो में हम ये लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिला हुआ है रिजर्वेशन का, ताकि इन्होंने जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उससे ये बाहर निकल पाए और उससे थोड़ा ऊपर उठ पाए। हालांकि ये बेनिफिट्स जो है रिजर्वेशन के, ये सबको इवनली नहीं मिले हैं, कुछ को ज्यादा मिले हैं बेनिफिट, बाकी कुछ कम्युनिटीज को कम बेनिफिट इसका रिजर्वेशन का मिला है। और इसी कंटेक्स्ट में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने राजीव रंजन मिश्रा कमीशन की रिकमेंडेशन पे एससी के बीच में सब कैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट किया है। इंट्रो पार्ट में ये इंट्रोड्यूस करने के बाद हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे कि ये एससी का सब कैटेगराइजेशन क्या है। तो यहाँ पे पहले तो हमसे आंध्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको आंध्रा की पॉलिसी को एनालाइज करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन आंध्र प्रदेश ने जो किया है सब ग्रुप्स में, उसके बारे में लिखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया है और कितना कितना रिजर्वेशन किस ग्रुप को प्रोवाइड किया है। उसके बाद हम बॉडी पार्ट के सेकेंड पार्ट में आएंगे, जिसमें हम पहले तो ये लिखेंगे कि इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस जैसा कि हमने देखा कि ये एससी कम्युनिटीज के बीच में इक्विटी प्रमोट करने की कोशिश करेगी, मतलब सारी एससीज को बराबरी पे आने की हेल्प करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एससी आगे ही बनी रहेंगी और कुछ शेड्यूल्ड कास्टेस पीछे रह जाएंगी। दूसरा, ये सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे शेड्यूल्ड कास्टेस में एक होमोजीनस ग्रुप नहीं है, कुछ शेड्यूल्ड कास्टेस ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ कम डेवलप्ड है। तो ये सोशल रियलिटी को एक्सेप्ट करके जिसको ज्यादा नीड है रिजर्वेशन की, उसको प्रोवाइड करने का हेल्प करता है, असेसमेंट करता है। तीसरा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को एड्रेस करता है। जैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड थी, पर्टिकुलरली मडीगा सबकास्ट, उनकी डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करता है। और चौथा, ये टारगेटेड वेलफेयर इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अल्टीमेटली हम वेलफेयर इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो लोग वीक सेक्शंस में अभी भी बने हुए हैं, उनको हम उठा के इक्वल सेक्शंस में ला पाए, बाकी लोगों की बराबरी पे ला पाए। लेकिन जब तक ये ओवरऑल रिजर्वेशन चल रहा था, बैकवर्ड का सबकास्टेज ऊपर नहीं उठ पा रही थी। तो अब हम स्पेसिफिकली ये सब कैटेगराइजेशन के थ्रू वेलफेयर या रिजर्वेशन के बेनिफिट को टारगेट कर पाएंगे, स्पेसिफिकली ज्यादा उन ग्रुप्स पे जो बैकवर्ड ज्यादा है।
लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस एंड कंसर्न है। सबसे पहला चैलेंज क्या है? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ये सब कैटेगराइजेशन जो है ये आर्टिकल 341 के साथ अलाइन होना चाहिए। आर्टिकल 341 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है शेड्यूल्ड कास्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और इनके पास ही ये पावर है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट को नोटिफाई करते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन जो है शेड्यूल्ड कास्ट का, ये बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट में भी इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है, जो आर्टिकल 341 में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सो ये यहाँ पे पहला चैलेंज है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को अलाइन कैसे करें, उनके प्रिंसिपल को। दूसरा, रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इससे शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी के बीच में इंटरकास्ट टेंशन बढ़ सकता है। जैसे इफ यू रिमेंबर या इफ यू अंडरस्टैंड कि अभी शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उससे जनरल कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में जो है बहुत एक टेंशन सा बना रहता है। अब शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी कुछ कम्युनिटी को ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा एज कम्पेयर टू रिमेनिंग कम्युनिटी, तो उन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज के बीच में अब टेंशन और कंफ्लिक्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। ये बहुत डिफिकल्ट है इंश्योर करना कि बैकवर्डनेस का फेयर और इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके और पीरियोडिक असेसमेंट हो सके। मतलब ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये ख्याल रखना पड़ेगा और चेक करते रहना पड़ेगा कि जो सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है सब कैटेगराइज करके, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। और टाइम टाइम पे हमको ये भी असेस करते रहना पड़ेगा कि वो कम्युनिटी जिसको ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया है वो बैकवर्डनेस से बाहर निकली कि नहीं। लेकिन इससे एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क और वर्क दोनों बढ़ जाएगा, विच विल बी चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज। तो ये हमारा बॉडी पार्ट कंक्लूड करेगा। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में हम गवर्नमेंट मेजर की बात करेंगे पहले, कि यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन पहली बात तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि ये कम्युनिटीज के बीच में इक्वेलिटी लाने की कोशिश करता है। हालांकि इसको एक ब्रॉड रिफॉर्म्स के साथ भी अलाइन करना चाहिए दूसरे टाइप के, जैसे कुछ गवर्नमेंट मेजर्स हैं। जैसे जस्टिस रोहिणी कमीशन ने ये सब कैटेगराइजेशन करने की रिकमेंडेशन नेशनल लेवल पे करने के लिए बोला था, जिसको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो इसको भी करना चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट्स की पॉलिसी आपस में अलाइन हो पाए। दूसरा, हमको टारगेटेड डेवलपमेंट और इम्प्रूव करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्टेट लेवल पे जो सब प्लान बनाए जाते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ रिजर्वेशन के थ्रू बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड के थ्रू भी जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। तीसरा, हमको अपने लॉज और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए इसके लिए, जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज के लिए एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड करता है, जिससे पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी आ पाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में। और चौथा, एससीज के लिए जो कमीशन बना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, हमको इसको एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसको और अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाए। इसके बाद हमको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीखना है। जैसे ब्राजील में भी रिजर्वेशन का मॉडल लगाया जाता है हायर एजुकेशन में, रेस और इनकम दोनों के कंटेक्स्ट में, दोनों के बेस पे, और वहां पे ये उनको इक्वालिटी इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है। तो ये वाली जो पॉलिसी है, ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये हमको हेल्प करेंगे ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी को ओवरऑल अचीव करने में। जैसे ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से भी अलाइंड है, जहां पे वो ये बोलता है कि पॉलिसी रेदर देन यूनिफॉर्म इट शुड बी डिसएग्रीगेटेड। मतलब अलग अलग सेक्शन की नीड के हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। तो इस केस में ये हमको सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो। सो आई होप दिस इशू वाज क्लियर टू यू, और आप इसका मॉडल आंसर कैसे बनाएंगे और लिख सकते हैं ये भी आपको समझने में हेल्प मिली होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल येट। हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड हमारे एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो हमसे रेगुलर इंटरेक्ट करने के लिए उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।